नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 9 बज चुके हैं और रोज़ाना की तलाश फिर हम लेकर आए हैं उत्तराखंड का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रवक्ता और लोअर पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। मेन फोकस ये पुलिस भर्ती को लेकर बनाया गया है, लेकिन आपके जो लेक्चरर में यानी कि प्रवक्ता और लोअर पीसीएस में जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो पुलिस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जल्दी वहाँ पर आपको रोज़ाना टेस्ट पहले मिलेगा टॉपिक कि आज आपको इस टॉपिक को पढ़ना है और उसका फिर टेस्ट हम कराया करेंगे। क्विज भी कराएंगे, यूट्यूब पे भी कराएंगे। रोज़ाना आपको वहाँ करंट अफेयर्स मिलता है और मैं समय समय पर नोट्स वहाँ पे देते रहता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपके लिए लाभदायक ही होगा। चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 10 जुलाई 1934 को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वीडियो के एग्जाम ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये प्रश्न वीडियो में बना था। आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है? तो इसमें क्या गया है, किस महलों का जिक्र? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, आईने अकबरी की अगर मैं बात करता हूँ तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में आपको पता ही होगा, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। आईने अकबरी जो किताब है इसकी भाषा है फारसी भाषा में अबुल फजल ने इस पुस्तक को लिखा है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो पुस्तक गले में प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा आवाज़ में चेंज दिख सकता है, लेकिन थोड़ा गले में परेशानी है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बनानी है तो बनानी पड़ेगी। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने इसको लिखा और ये जो पुस्तक है अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का ब्यौरा देती है। इसके बाद इस भूमि में एक चीज़ और याद रखिएगा, इस आईने अकबरी में भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। फिलहाल इतने प्रश्न आप याद करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती सफाखाना किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला गया था वर्ष 1876 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रताप शाह जी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, प्रताप शाह ने जलकुंड नदी के तट पर प्रताप नगर की स्थापना की थी। उसके बाद अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो प्रताप शाह ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ प्रताप शाह जी ने किया था। टिहरी रियासत में पुलिस व्यवस्था को भी प्रताप शाह जी लेकर आए थे। उसके साथ साथ टिहरी रियासत में डाकघर या प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रताप शाह जी ही लेकर आए थे। उसके बाद अगर हम प्रताप शाह जी के बारे में बात करें तो इन्होंने एक टिकट व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो भी इन्हीं के समय उसको प्रारंभ किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको पहले याद करके चलने प्रताप शाह जी से। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुषार्थ मासिक पत्रिका कहाँ से छपती थी? तो देखिएगा, पुरुषार्थ मासिक पत्रिका जो थी बिजनौर से छपती थी। पुरुषार्थ पत्रिका अगर आए कहाँ से निकलती थी तो निकलती थी लैंसडाउन से ये निकलती थी, लेकिन छपती थी बिजनौर में। और पुरुषार्थ 1918 से 1923 के मध्य तक चली थी और इसका जो संपादन या संपादक थे इसके वो थे गिरजा दत्त नेथानी जी। फिलहाल ये फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला बंदोबस्त किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1823 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रेल महोदय से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। देखिएगा, कुमाऊं के प्रथम वास्तविक कमिश्नर थे कमिश्नर ट्रेल। हालांकि अगर पहले उसने नॉर्मल मालूम किया तो ये गार्डनर है, लेकिन वास्तविक जो प्रारंभ हुआ था वो ट्रेल को ही माना जाता है। उसके बाद कमिश्नर ट्रेल ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे सबसे अगर मैं बात करूं खच्चर सेना का गठन 1800 अगर हम करें 22 के समय कमिश्नर ट्रेल जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद इन्होंने आबकारी विभाग का गठन भी किया था कमिश्नर ट्रेल ने ही। डबल लोक व्यवस्था भी कमिश्नर ट्रेल ही लेकर आए थे। उसके साथ इनके बिना दलील बिना अपील का शासन
काल किसके काल को कहा जाए? टेल के काल को। माँ बाप का शासनकाल कमिश्नर टेल के शासनकाल को ही कहा गया है। उसी के साथ साथ 80 साला बंदोबस्त भी कमिश्नर टेल जी के द्वारा करा गया था। फिलहाल ये फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था आपका उपचारिक। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप किस किस ज़िले से निवास करते हैं, आप कहाँ के स्थायी निवासी हैं, एक बार कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि मैं इस ज़िले से हूँ, देहरादून से, पौड़ी से, टिहरी से, जहाँ से भी आप हैं, उधम सिंह नगर से। तो जानकारी हमें पता लगे कि हमारा चैनल कहाँ कहाँ तक जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, भीमताल में किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो देखिएगा, ये करवाया गया था त्रिलोक चंद जी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? तो ये किया गया था भूदेव के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र कब आयोजित हुआ, या सॉरी कहाँ पे आयोजित हुआ? तो देखिएगा, इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं सीधा सीधा टेलीग्राम ग्रुप में अभी के अभी मैं सेंड करूंगा अब उस ट्रिक को। उसमें आपको कुछ याद नहीं करना, आपको किस वर्ष में कौन सा अधिवेशन हुआ वो याद हो जाएगा, किस वर्ष के कौन अध्यक्ष थे वो भी याद हो जाएगा, और कहाँ पे हुआ था बड़े आराम से याद हो जाएगा। अगर एक बार आपने उसको देख लिया तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। और मैं पूरे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ मैं सारी ट्रिक्स सेंड कर दूंगा। तो फिलहाल इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा सत्र आयोजित हुआ था वो हुआ था आपका हल्द्वानी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हल्द्वानी। ऑप्शन डी सही है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में। और 1926 में अगर हम बात करें तो कुमाऊं परिषद का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, बाणासुर किले का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो बाणासुर नामक ही एक राक्षस थे, आपने कृष्ण जी के समय की घटनाओं में सुना होगा। तो ये एक राक्षस के नाम पे रखा गया है बाणासुर का किला। आपको कमेंट में बताना कि बाणासुर का किला है कहाँ पे। महिम वर्मा उत्तराखंड के हैं, इनका संबंध किस खेल से? तो महिम वर्मा जी का संबंध आपके क्रिकेट से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रिकेट में कुछ फेमस खिलाड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले MS धोनी का नाम आपने सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के लवाली गांव के मूल निवासी थे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, अमित करके उनका नाम आता है, जो कि इंडिया की दृष्टिबाधित टीम के उपकप्तान रहे हैं। अमित उनका नाम है। और उसके साथ साथ ऋषभ पंत का नाम आपने सुना होगा, जो रुड़की के निवासी है। मनीष पांडे का नाम आपने सुना होगा। ये कुछ फेमस क्रिकेट खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिएगा, हम यूपी से अलग हुए हैं तो शुरुआत में यूपी का ही पंचायत राज अधिनियम हमारे यहाँ लागू होता था, लेकिन 4 नवंबर 2016 को उत्तराखंड सरकार ने अपना स्वयं का पंचायत राज अधिनियम पारित किया 2016 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 नवंबर 2016। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, देखिएगा, पंचायतों में महिलाओं का जो पहला आरक्षण था वो 33% था। 33% था। उसके बाद इस 33% को बढ़ा के 50% किया गया है 8 मार्च 2008 में। ये भुवनचंद खंडूरी जी के समय हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है, इसको आप याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था बच्चों 1929 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। नायक बालिका रक्षा कानून कब पारित हुआ था? 1929 में। देखिएगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, नायक जो जाति है, ये नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी भारती चंद के समय। भारती चंद एक चंद्रवंशीय राजा था, और जब इसने नेपाल की घेराबंदी की थी, लगभग 10-12 वर्षों तक नेपाल की घेराबंदी की थी, तो जो यहाँ के सैनिक गए थे हमारे कुमाऊं से, या भारती चंद के साथ जो सैनिक गए थे, तो वे वहीं रहने लगे थे। जब वहाँ घेराबंदी करेंगे वहीं रहेंगे, तो उन्होंने वहीं विवाह कर लिया था उन नेपाल की स्त्रियों से, जिससे उन्होंने विवाह किया। फिर उनकी संतानें उत्पन्न हुई, और जब भारतीय चंद राज जाते हैं तो सारे सैनिक कुमाऊं में आ गए थे। तो उनकी जो संतान थी इन सैनिकों की, 19 सैनिकों की संतानों को ही नायक नाम दिया गया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद राजा के समय हुई? भारती चंद के समय पर हुई थी। तो इन्हीं के
इन्होंने फिर बाद में कानूनों अपने उत्तराखंड क्षेत्र में आके समय समय पर ये यहीं फिर इन्होंने निवास किया, फिर रहने लगे, फिर समय समय पर ये अपनी अपनी मांग उठाने लगे, तभी नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था 1929 में। अगला प्रश्न है हमारा 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था 1917 में, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जयदत्त जोशी जी। और ये इतना फेवरेट टॉपिक है कुमाऊं परिषद यूके का, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ इतनी जबरदस्त ट्रिक मैं दूंगा आपको, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आसन बैराज बिहार का संबंध किससे है? तो देखिएगा आसन बैराज बिहार आपका देहरादून में, और इसका संबंध चिड़ियों से या पक्षियों से है। मेन पक्षी आता है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें उन्होंने घुमा के चिड़िया दे दिया, तो बात वही है, सेम ही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुस को, जिसे ठुल खेल के नाम से भी जाना गया है, और ये हमारा क्या है? तो एक प्रकार की पहाड़ी रामायण है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में ठुलो ठुस को क्या है? पहाड़ी रामायण। न्योली क्या है? न्योली देखिए अगर हम बात करें तो एक प्रकार का ये वन गीत है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्योली क्या है? वन गीत है। वन से मैं थोड़ा आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ, राज्य में सबसे अधिक जो वन है पौड़ी गढ़वाल में है, सबसे अधिक अगर आएगा प्रतिशत में वन कहाँ पे है? नैनीताल में है। सबसे अधिक मध्यम वन और खुले वन कहाँ पे है? ये भी पौड़ी में। सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पे है? तो ये आएगा आपका नैनीताल में। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये आएगा आपका टिहरी गढ़वाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गंगा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए गंगा का जो मेन उद्गम है वो देवप्रयाग से है। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, और इन दोनों के मिलने के बाद ही जो अगली नदी बन के चलती है उस नदी को कहा जाता है गंगा नदी। गंगा नदी की मैं उत्तराखंड में बात करूंगा तो इसकी लंबाई टोटल 96 किलोमीटर है हमारे प्रदेश में, लेकिन टोटल पूरे भारत में बात करें तो 25-50, कहीं कहीं 25-50 देते हैं, कहीं कहीं 25-25 किलोमीटर देते हैं। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। 5 राज्यों से गुजरती है, सबसे ज़्यादा इसकी जो लंबाई है वो यूपी राज्य में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन बच्चों आपका 1 अप्रैल 2001 में हुआ था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में एक नाली जो भूमि होती है वो कितनी मुट्ठी के बराबर होती है? तो ये आपकी 16 मुट्ठी के बराबर होती है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो बच्चों ये 2005 में हुआ था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 86वां प्रश्न है सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत में क्षमता थी वो 600 मेगावाट थी। थोड़ा मैं टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है तो इससे कुछ फैक्ट बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। टिहरी बांध की मैं बात करता हूँ तो टिहरी बांध की जो टोटल लंबाई है वो टोटल ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। उसके बाद टिहरी बांध का जो डिजाइन दिया है वो जेम्स ब्रून ने दिया है। जेम्स ब्रून जो कि रूस के निवासी थे। टिहरी बांध की अगर मैं बात करता हूँ तो टिहरी बांध का जो इसको सहमति मंजूरी मिली थी 72 में, इसका बनने का जो कार्य स्टार्ट हुआ था वो 1978 से हुआ था। 1978 में यूपी सिंचाई विभाग, क्योंकि पहले उत्तराखंड यूपी सेम एक ही था, तो यूपी सिंचाई विभाग ने इस कार्य को प्रारंभ किया था 1978 में। मंजूरी 72 में मिल रही है, कार्य स्टार्ट हो रहा है 78 में। तो जिस गति से इसका कार्य होना चाहिए था उस गति से कार्य हो नहीं रहा था। तब क्या किया गया 1988 में THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। उसके बाद 1989 से टिहरी बांध को बनाने का कार्य किया था THDC ने 1989 से। अगर हम इसकी कुल अभी वर्तमान में क्षमता की बात करते हैं तो इसकी टोटल क्षमता है 2400 मेगावाट। 2400 मेगावाट है, स्टार्टिंग में 600 मेगावाट थी। इसमें 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहले पार्ट में 1000 मेगावाट में इसका टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। दूसरा पार्ट है फिर 1000 मेगावाट का है जो कि टिहरी पंप स्टोरेज है। इसके बाद 400 मेगावाट का इसी के कुछ दूरी पर कोटेश्वर
बांध है। तो कुल मिला के 2400 मेगावाट क्षमता वाला ये आपका परियोजना है। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं आपके राज्यपाल महोदय। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सारे के सारे राज्यपालों की एक बेहतरीन ट्रिक वाली नोट्स डालूंगा, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ऑप्शन ए फिलहाल सही है। वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्षमित्र पुरस्कार का सम्मान किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया था बच्चों ऑप्शन ए गौरा देवी जी को। ऑप्शन ए सही है। गौरा देवी जी बड़ी फेमस, आपको पता होगा, चिपको वुमेन के नाम से जाना गया है। चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था। गौरा देवी की बात करूँ तो ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। भोटिया जनजाति से संबंधित है और भोटिया जनजाति राज्य की सबसे अधिक साक्षरता वाला जनजातीय समूह है। 5 जनजाति हैं उत्तराखंड में, मेन सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? भोटिया है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में लगाइएगा, मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है आपको। तो देखिएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इनमें सबसे कम हरिद्वार की है, उससे कम साक्षरता उत्तरकाशी की, उससे कम टिहरी की और उसके बाद बागेश्वर की। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर तो जाएगी आपकी बागेश्वर की, फिर टिहरी की, फिर उत्तरकाशी की और इनमें सबसे कम हरिद्वार की, सबसे कम। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में है, ये करेक्ट है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में है, ये भी आपका सही है। भागीरथी नदी टिहरी बांध पे बनी, टिहरी बांध भागीरथी पे है और भिलंगना पे, ये भी सही है। रूपकुंड आपका बागेश्वर में ना होकर आपका चमोली में आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अगर हम इसकी बात करें इस ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी हरदेवल जो है इनमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हरदेवल। अगला प्रश्न है 92वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पे किया गया? देखिएगा जो लगातार मेरी वीडियोस को देखता होगा और शिद्दत के साथ और नोट्स बनाता होगा तो बड़े आराम से वो ये क्वेश्चन कर दे रहा होगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा में ही इतने क्वेश्चन बना देता हूँ। इसका भी मैंने आपको बता रखा है, सबसे ज़्यादा जो एसटी प्रतिशत है वो उधम सिंह नगर में है और एसटी जनसंख्या भी, जनसंख्या में मालूम कर ले या प्रतिशत में मालूम कर ले, दोनों ही कहाँ पे आपके उधम सिंह नगर में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा थारू उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, थारू की भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में ही है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व में हम 25वें नंबर पे आते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा अगर हम इन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। जल विद्युत परियोजनाएं लगानी है, ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली किससे कहा गया है? तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ूकड़ को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आज मैं इतने ही प्रश्न कराऊंगा, 96 क्वेश्चन, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इस वजह से। भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हैं? तुबेरा, बाजियो, तिमली, ये तीनों के ही तीनों आपके भोटिया जनजाति के लोकगीत है। देखिएगा इतनी मेहनत करके और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब मैं जो नोट्स देता हूँ रोजाना, न्यूज़पेपर, रोजाना महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, समय समय पर नई नई जो नियुक्तियाँ होती हैं, कोई भी घटना घटती है और जो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। इधर उधर व्हाट्सअप पे या यूट्यूब पे नोट्स नहीं जा पाते हैं तो टेलीग्राम बना रखा है उसके लिए। अगर आप जुड़ेंगे तो उम्मीद है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर।